हाँ जी क्लास, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9 के चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर का एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट के हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कर चुके थे, हम उससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले डाउट एक बच्चे का कि ये रूट वाले क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दीजिए। देखिए बच्चा, रूट वाले क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा बता रहा हूं। देखिए, आपको बोला गया है रूट 5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, रूट 5 को भैया क्या प्रूफ करना है आपको? इरेशनल। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया जो भी क्वेश्चन में बोला जाए उससे उल्टा मान लो। इस मेथड को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो हम लिखेंगे सबसे पहले भैया लेट अस कॉन्ट्रडिक्ट, लेट अस कॉन्ट्रडिक्ट। हम ये मान लेते हैं दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम ये मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब मैंने आपको एक चीज बता दी, अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो p by q के बराबर होता है, जहां p और q कोप्राइम नंबर होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है। क्लियर है बच्चे? अब अगर भैया ये रूट 5 एक रैशनल नंबर है, अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो क्या होगा? तो रूट 5 बराबर होगा p by q के। तो रूट 5 किसके बराबर होगा? p by q के, वेयर p and q आर कोप्राइम नंबर। जहां पे p और q कोप्राइम नंबर होंगे, कौन सा नंबर होंगे भैया? कोप्राइम नंबर। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पहले कैसे समझ आएगी? ओके, आप कह सकते हो ये हमारा पहला होगा। अब इसके बाद भाई हमें हमारे पास और कुछ तो है नहीं, क्या कहीं कोई फॉर्मूला लग रहा हो, क्या कोई थ्योरम लग रही हो, कुछ नहीं लग रहा भैया। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम भैया इस नीचे 1 डाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अब देखो बच्चा, यहाँ पे हमने p और q को कोप्राइम माना है, तो हम यहीं पे अपना आंसर लगाएंगे। मैं p को भी 5 से डिवाइड करके दिखा दूंगा, q को भी 5 से डिवाइड करके दिखा दूंगा। फिर मैं बोलूंगा कि भैया p और q तो कोप्राइम नंबर था, लेकिन इन्होंने एक टेबल से कट रहे हैं। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत था, जो क्वेश्चन नंबर है वही सही है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब कैसे करने वाले हैं? रूट 5 को q से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? रूट 5 q बराबर p को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? p। क्लियर है? क्लियर है? अब भैया रूट को हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, जिससे क्या होगा? रूट 5 q का होल स्क्वायर हो जाएगा और p का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत परेशानी? क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे देखते हैं। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा और q का जब स्क्वायर होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे p का जब स्क्वायर होगा तो वो p स्क्वायर हो जाएगा। अब भैया 5 से मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन में 5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई? q स्क्वायर एक ऐसे नंबर के बराबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है। q स्क्वायर एक ऐसे नंबर के बराबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं वही लिखता हूँ सबसे पहले, हियर q स्क्वायर इज इक्वल टू अ टर्म, इज इक्वल टू अ टर्म which is divisible by 5, which is divisible by 5, which is divisible by, so root 5 or sorry, so q square is divisible by 5। तो इसका मतलब q square जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा, q square जो है वो 5 से डिवाइड होगा। अब मैंने आपको बताया किसी नंबर का स्क्वायर में 5 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी बिना स्क्वायर के वो नंबर उससे डिवाइड होगा। देखिए बच्चा, सो अब भाई यहाँ पे हम तो इसका मतलब q भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ से हमारा पहली कंडीशन बन रही है, हमारी पहली कंडीशन बन रही है। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अगले, अब यहाँ से हम एक चीज प्रूव कर चुके हैं कि भाई जो हमारा q है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अब अगले केस में हमें क्या करना है? अब अगले केस के लिए हम कुछ लेट करके चलेंगे। अगले केस में हम क्या लेट कर रहे हैं भैया? अगले केस में हम लेट कर रहे हैं, लेट q को मैं 5 से डिवाइड दिखा चुका हूं, मैं दिखा चुका हूं q जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, मुझे p को 5 से डिवाइड करके दिखाना है। तो मैं क्या मानूंगा? मैं मानूंगा भैया 5p बराबर c। ये मुझे इस बार यहां से मिल जाएगा। तो इसलिए हमने जो यहां से माना था ना, यहां से कुछ मिलेगा, वो q को नहीं लेना है, q की जगह हम ऐसा मान लेंगे 5p बराबर c। यहां पे c एक कांस्टेंट नंबर है, वेयर c इज अ कांस्टेंट, वेयर c इज अ कांस्टेंट। ठीक है बच्चे? अब यहाँ पर भैया 5 का मल्टीप्लाई मान लीजिए, डिवाइड हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा c अपॉन 5। तो सेम वही केस, p एक ऐसे नंबर के बराबर जो 5 से डिवाइड हो रहा है, p एक ऐसे नंबर के बराबर जो 5 से डिवाइड हो रहा है। Here p is equal to a term, p is equal to a term which is divisible by 5, which is divisible by 5। मतलब यहाँ पे p एक ऐसे नंबर के बराबर जो 5 से डिवाइड हो रहा है, p एक ऐसे नंबर के बराबर जो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया भैया p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, p भी 5 से डिवाइड हो रहा है। अब पीछे क्या आया था? पीछे आया था q 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे इन दीस केसेस, इन दीस केसेस भैया ऊपर और नीचे वाले केसेस में p and q both are divisible by 5, both are divisible by 5। दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, बट
Co-prime number do not have same factor. Co-prime number do not have same factor. Do not have same or common factor. Same factor. लेकिन co-prime number में ऐसा हो नहीं सकता, दो नंबर के सेम factor नहीं सकते। हमने जो माना था वो गलत था। That means our contradiction was incorrect. That means our contradiction was incorrect. Our contradiction was incorrect. Hence, तो रूट 5 इज इरेशनल। हमने माना रूट 5 रैशनल है, हमारी बात गलत है, इसका मतलब रूट 5 इरेशनल है। क्या है? इरेशनल, हेंस और सॉरी हेंस। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को आपको भैया तीन हाफ से बांट देना है। पहले हाफ में आपको क्या करना है? पहले आपने आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करके रूट 5 को p/q के बराबर लगना है। जैसे सॉल्व, ठीक है, पहला काम रूट 5 को p/q के बराबर लिखना है, जहां पे p और q जो उनके कोप्राइम नंबर होंगे, q जो होगा उसमें से डिवाइड नहीं होगा। ये पहला हाफ है। दूसरे हाफ में आपको q को 5 से डिवाइड दिखाना है। तीसरे हाफ में आपको p को 5 से डिवाइड दिखाना है। और चौथे हाफ में आपको लिख देना भैया p और q दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन कोप्राइम नंबर में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमने जो माना था वो गलत था। क्वेश्चन में जो बोला वही सही है। तो इस सेंस पे हम बोल सकते हैं रूट 5 इरेशनल नंबर। क्लियर? अच्छा, आगे। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non zero digit occurring in the fourth decimal place so that such। आपको बोला गया सॉरी 9th वाला, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोल देखिए, ऐसा रिपीट क्लास को देख सकते हो यार, घर पे रिपीट क्लास भी देखते हो तुम। यहाँ पे आपको रखा है a + 1/b, a + 1/b बराबर 0। आपको ये शो करना है कि a और a b मतलब a b का जो मल्टीपल है वो बताना है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है आपको? एक देख भाई, आपको एक सिनेरियो दे रखा है ऐसा कुछ, ठीक है, आपको बताना है, आपको इस सिनेरियो दे रखा है, आपको बताना है कि भैया a और b का जो मल्टीपल होगा यानी a b का जो मल्टीपल होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो भैया आपको इतना कुछ सोचना नहीं है, आपको उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है सीधा। क्या कर देना है? सॉल्व। जैसे मान लो तुम्हारी चीज किसने ले ली, तो तुम उससे पूछता करो, मारना स्टार्ट कर दो सीधा, ठीक है, वैसे ही कुछ। अब देखो, अब इसके नीचे मान डालो भैया, b और 1 का एलसीएम आएगा b और 1 का एलसीएम आएगा b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a और b को मल्टीप्लाई करके ab आएगा प्लस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा बराबर में 0। बराबर में ये तो डिवाइड हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ab + 1 बराबर हो जाएगा 0। भाई b को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। अब प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ab आ जाएगा हमारा 0 - 1। तो भाई 0 की वैल्यू क्या होती है? ab की वैल्यू है -1, ab की वैल्यू है -1। यानी ab को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1 आंसर आएगा। इसका मतलब हेंस ab इज अ नेगेटिव टर्म, ab इज अ नेगेटिव टर्म, तो ab जो है वो नेगेटिव टर्म होगा। क्या वो दिक्कत परेशान? क्या वो दिक्कत परेशान? समझ आया चीजों को? ओके, स्टार्ट करें आगे। ठीक है बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ स्टार्ट करते हैं गाइस। जब तक एक बार रिकैप 1 सेकंड बस बाहर। हाँ जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए बच्चे, एक रैशनल नंबर है, मान लीजिए हमें कोई नंबर नहीं दे रखा है, एक रैशनल नंबर है, इसको हम p मान लेते हैं। देख, रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी वो पूरा पूरा कट जाता है, यानी वो पूरा पूरा कट जाता है। आगे देखते हैं, whose last non zero digit occurring in the fourth decimal place। अब उसमें जो फोर्थ डेसिमल प्लेस है, फोर्थ डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है? जिसे लिखा 0.4567। तो ये डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस है, ये डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस है, डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस है, डेसिमल के बाद फोर्थ प्लेस है। तो बोला गया डेसिमल के बाद जो फोर्थ प्लेस है, डेसिमल के बाद जो फोर्थ प्लेस है, आप दोनों आगे बैठ जाओ, फास्ट आगे बैठ जाओ बेटा, आगे बैठ जाओ फास्ट जल्दी। हाँ जल्दी फास्ट, दो बच्चे आगे बैठो, क्विक जल्दी। गौरव आगे मारो, तो भाई बैठो, कोई बात नहीं। ये है भैया फोर्थ डेसिमल प्लेस। आपको बोला है एक रैशनल नंबर है, क्या है भैया? अभी जो जो आपको क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन जल्दी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार देखना। जो जो चीजें लिखी हुई है उसमें साइड में लिख लो, उसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। देखो भैया, अब जो चीजें हमें दे रखी है उनको लिख लेता हूं। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग। भैया पहली चीज मुझे ये रखी है, मुझे हिंट दे रखा क्वेश्चन में। भाई कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है उसको ऐसे करा दो भाई, रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब आगे बोला क्या है? whose last non zero
लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर इन द 4 डेसिमल प्लेस। अब भैया उसकी जो 4 डेसिमल प्लेस है, मतलब डेसिमल के बाद जो 4th नंबर है वो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो डिजिट एट 4 डेसिमल प्लेस, एट 4 डेसिमल प्लेस। नॉन जीरो डिजिट जो है 4 डेसिमल प्लेस पे, इस बात को ध्यान रखो, वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। इसके बाद आगे बोल रखा है शो दैट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p 10/4। क्या बोला गया, क्या आप उस नंबर को p अपॉन में 10 की पावर 4 के रूप में लिख के दिखाना है हमें, या हमें शो करना है। ठीक है, आगे बेटा फोकस करना। Where p is an integer and not divisible by 10। अब जहां पर p जो होगा ये इंटीजर होगा और 10 से डिवाइड नहीं होगा, इंटीजर होगा और नॉट डिविजिबल बाय 10 होगा, नॉट डिविजिबल बाय 10। ये काफी कुछ बोल रखा है क्वेश्चन में, काफी कुछ आपको ऊपर से आ रहा होगा सब कुछ, देखो कैसे करना है। नेक्स्ट, it is necessary that the denominator of the rational number when written in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4। अब आपको बोला गया जब इसका डेनोमिनेटर, इस नंबर का जो डेनोमिनेटर होगा, क्या ये जरूरी है कि उसका जो एक्सपेंशन होगा वो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 होगा? क्या इस फॉर्म में होना जरूरी है, ये बोला गया। ठीक है बच्चे, तो अब पहले चेक करते हैं क्वेश्चन में, हमें एक बार क्वेश्चन को पूरा ओवरव्यू देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था हमें, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। अब उसका जो लास्ट नॉन जीरो नंबर है वो 4 डेसिमल प्लेस है, पॉइंट के बाद 4 नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के 4 नंबर आ रहे हैं, और जो पॉइंट के बाद जो चौथा नंबर है वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है। ये नंबर को हमें इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कोई नंबर को, तो हमने रैशनल नंबर को p लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? p। अब भाई रैशनल नंबर को p लेट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, p is equal to, भाई p जो नंबर होगा वो होगा 0. यहाँ पे कोई 0 0 0, लेकिन नॉन फोर्थ नंबर जो है वो नॉन जीरो नंबर होगा, फोर्थ नंबर जो है वो नॉन जीरो नंबर होगा। क्लियर है? आपको बोला कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जिसका जो फोर्थ टर्म है, मतलब पॉइंट के बाद जो फोर्थ नंबर है वो नॉन जीरो टर्म है, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? ठीक है, अब मैं इसको 0.0 और 0.0 के फॉर्म में लिखता हूँ। एक सेकंड दोबारा से क्वेश्चन है, हमने माना भाई रैशनल नंबर को p मान लिया, रैशनल नंबर को क्या मान लिया? p। अब आपको बोला गया भैया रैशनल नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा? भैया उसको जो लास्ट जीरो डेसिमल के बाद जो फोर्थ टर्म है ना वो कोई वैल्यू है, डेसिमल के बाद जो फोर्थ टर्म है वो कोई वैल्यू है। तो मैंने इस तरीके से लिखा p वाला कोई वैल्यू है, वेयर p इज एन वैल्यू, वेयर p इज एनी नेचुरल नंबर। भाई यहाँ p कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है क्योंकि नॉन जीरो नंबर है। क्या p इज अ नॉन जीरो नंबर? Where p is a non-zero number. Where p is a non-zero number. p जो होगा वो नॉन-जीरो नंबर होगा। हमें बोला गया था भाई हमारे पास एक रैशनल नंबर है, उसको मैंने p मान लिया, या फिर उसको नहीं माना कुछ मैंने। मुझे बोला गया था, अब भाई गिवन आ रैशनल नंबर, भाई मुझे एक रैशनल नंबर दिया था, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रैशनल नंबर कैसा होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रैशनल नंबर ऐसा है कि भैया उसमें पॉइंट के बाद जो फोर्थ टर्म है, पॉइंट के बाद जो फोर्थ टर्म है वो नॉन जीरो नंबर है। तो मैंने इस तरीके से जो रैशनल नंबर है वो 0.000 p है, जहां p को नॉन जीरो नंबर होगा, या p को नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है, अब भैया अगर यहाँ पे इसकी जगह 0.0005 लिखा हो तो क्या करते हैं? पॉइंट को हटाते, पॉइंट का जितना नंबर है उतना 0 अपॉन में आ जाता है, तो 0 अपॉन में आ जाते हैं। तो सेम मैच के साथ करने वाला, सेम मैच के साथ करने वाला मैं क्या करूंगा भैया, जो रैशनल नंबर हो जाएगा हमारा इस तरीके से हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा p अपॉन में, भैया पॉइंट के बाद चौथा नंबर था तो अपॉन में 1 2 3 4 ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब जो हमारा रैशनल नंबर होगा उसको कैसे लिखूंगा? p अपॉन में 10 की पावर 10 की 4 जीरो, क्या मैं इसको 10 की पावर 4 लिख सकता हूं? अब यहां पे हमें बोला था भाई इसको इस फॉर्म में फॉर्म करो, तो मैंने बना दिया उसको। एक बार दोबारा से देखते हैं, क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि भाई एक रैशनल नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद जो फोर्थ टर्म है वो नॉन जीरो टर्म है, एक रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है, पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब पॉइंट के बाद जो फोर्थ नंबर है वो एक नॉन जीरो टर्म है, पॉइंट के बाद जो फोर्थ नंबर है वो एक नॉन जीरो टर्म है, ये क्वेश्चन में मुझे बोला गया है। अब
मैंने वही करा भाई, मैंने नेशनल नंबर लिख दिया, जैसे पॉइंट के बाद जो फोर्थ नंबर है उसको मैंने पी माना, क्योंकि मुझे पी की फॉर्म में दिखाता। अगर आपको एबीसीडी कुछ भी बोलना है तो वो आप लिख सकते हो। मुझे पी की फॉर्म में दिखाता, मैंने ऊपर पी लिखा 0.00 पी लिख दिया, पी एक नॉन जीरो टर्म है। अब भैया पॉइंट हटाया, अपॉन में 4, इसके पॉइंट के बाद 4 नंबर थे, अपॉन में 4 जीरो आ गए। अब 4 जीरो को मैंने पी अपॉन में 10 की पावर 4 के रूप में लिख दिया। ठीक है, एक बार यहां से लेके यहां पे देखिए, इसको एनालाइज करिए। हाँ जी, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया था, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखो। क्वेश्चन में मुझे बोला भैया हमारे पास एक रैशनल नंबर है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है बच्चे, अब मुझे इसमें और चीज क्या बोल रखी है भैया, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो फोर्थ नंबर है वो एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो भाई ये जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। फोर्थ नंबर जो है नॉन जीरो नंबर है, तो उसकी जगह कोई भी आप वेरिएबल मान, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो। मैंने पी माना, जहां पी जो है एक नॉन जीरो नंबर है, पी इज अ नॉन जीरो टर्म। भैया पी कोई नॉन जीरो टर्म है, इससे जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसा आप नॉर्मली क्वेश्चंस के साथ करते हो, पॉइंट के अगर पॉइंट के बाद नंबर होता है तो उसको पॉइंट को हटाने के बाद उतने अपॉन में 10 की फैमिली से नंबर आ जाता है, ऐसे करते हो। तो सेम मैंने उसके साथ भी करा, मैंने यहाँ पे करा 0.000 पी, तो पॉइंट को हटाया, पी अपॉन में ये आगे जीरो लिखते नहीं है, पी के बाद 4 जीरो थे तो 1 2 3 4 ऐसे आ गया। क्लियर है? अब मैंने इसको फॉर्म में लिखा पी अपॉन में 10 की पावर 4, इसी फॉर्म में मुझे शो करना था, मैंने इस फॉर्म में इसको दिखा दिया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पहले मुझे यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे मैंने शो कर दिया। अब मुझे बोला गया क्या इसका जो डेनोमिनेटर है वो 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4 के रूप में होगा। क्या इसका डेनोमिनेटर वो 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4 के रूप में होगा? तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो भैया, 1000 अपॉन में क्या आ रहा है, 10000 आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है 10000। तो आप एग्जामिन करो, एग्जामिन डेनोमिनेटर, एग्जामिन डेनोमिनेटर। तो भाई डेनोमिनेटर को एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 10000 को एग्जामिन कर रहे हैं, 2 बार पे करेंगे 5000 आएगा, फिर 2 बार पे करेंगे 2500 आएगा, फिर 2 बार पे करेंगे 1250 आएगा, फिर 2 बार पे करेंगे 2 से 12 2 4 जाए 2 4 जाए 5 5 2 से 12 2 2 4 बन गए 2 7 10। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये 5 6 7, अब 5 से कटेगा, 5 1 5 1 इस पे कैरी हो गया, 5 2 10 3 इस पे कैरी हो गया, 5 5 25, 5 2 10 5 5 25, अब 5 5 जा 5। ठीक है, फिर क्या है 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे यस इट्स डिनोमिनेटर कैन बी, यस इट्स डिनोमिनेटर, हाँ भाई इसका डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर कैन बी 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4। ठीक है, ये इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है। क्वेश्चन में भैया आपको एक बोला गया था एक रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसमें डेसिमल के बाद जो फोर्थ नंबर है, डेसिमल के बाद जो फोर्थ नंबर है वो नॉन जीरो नंबर है, तो हमने उसके फॉर्म में मान लिया रैशनल नंबर को हमने 0.003 माना है, जहां पे एक नॉन जीरो टर्म है। अब भैया पॉइंट को हटाया, पॉइंट के टर्म से अपॉन में जीरोस आ गए, अब जीरोस को मैंने जिस फॉर्म में दिखाता उस फॉर्म में दिखा दिया है। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया था क्या ये बताओ कि डेनोमिनेटर में 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4 आएगा, तो मैंने डेनोमिनेटर का एलसीएम दिया उसको शो कर दिया। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बट क्वेश्चन को काफी इजी वे में हमने करा है, कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बाकी एक बार सेल्फ ट्राई करेंगे देन आपको क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 आपको खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलेगा आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, बिना डिवाइड करे, बिना डिवाइड करे। सामने देखिए सब बच्चे, पुट योर हैंड्स, पुट योर हैंड्स फर्स्ट सामने। आपको बोला है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, बिना डिवाइड करे, determine whether the decimal expansion of 18 upon में 125 is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको बिना डिवाइड करे ये बताना है कि 18 अपॉन में 125 ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं करे हमने? कैसे करते हैं इसको भैया, हम इसके डेनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। भैया इसके डेनोमिनेटर के फैक्टर क्या होता है, अगर इसके डेनोमिनेटर के फैक्टर 2n into 5 के रूप में होते हैं तो टर्मिनेटिंग होता है वरना नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वरना नॉन टर्मिनेटिंग होता है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब आपको बोला गया है, पहले इतना बोला गया तो हम चेक करते हैं भैया 125 पहला कुछ नहीं बोला गया है, हम ऐसे पॉइंट के फॉर्म में करेंगे क्वेश्चन को, उससे क्या होगा समझ आता है। हाँ, क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन में पहली चीज आपको बोली गई है, क्वेश्चन में पहली चीज बोली गई है भैया 18 अपॉन में 125, इसको बिना डिवाइड करे, बिना डिवाइड करे बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये पहली चीज बोली गई है। क्या पहली चीज समझ आए सभी को? आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है इफ इट इज टर्मिनेटिंग स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर ये टर्मिनेटिंग है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो बताओ कि कितने नंबर इसमें, मतलब कितने पॉइंट के कितने नंबर आ रहे हैं, हाउ मेनी नंबर आफ्टर पॉइंट, हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर पॉइंट।
आफ्टर डेसिमल। तो बताना भाई डेसिमल के बाद कितने नंबर होंगे, डेसिमल के बाद कितने नंबर, ये कैसे बताएंगे, तो हमने सीखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ ये सीखा है, हमने तो ये सीखा है कि हमने क्या सीखा भैया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना हो बिना डिवाइड करे, तो हमने ये सीखा है कि भैया अगर डेनोमिनेटर का एलसीएम लो, भैया डेनोमिनेटर का एलसीएम लो, और अगर डेनोमिनेटर का एलसीएम 2n into 5 के रूप में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, क्लियर है, इतना पता है भैया आपको कि अगर हमें पहले डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, अगर डेनोमिनेटर का एलसीएम 2n into 5 के रूप में आएगा, यानी 2 कितनी मर्जी बार आ जाए, 5 कितनी मर्जी बार आ जाए, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मान लीजिए एलसीएम में 3 आ गया, एलसीएम में 7 आ गया, एलसीएम में 2 नहीं आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, अब भाई ये कैसे बताएं कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स होंगी, ये कैसे बताएं, तो भैया देखो इसी फॉर्मूले में ट्रिक है। देखो इसमें आपको क्या देख रहा है, इनमें जो डिग्री आ जाती है, अब इन फॉर्मूले में डिग्री आती है, क्या आती है, इस फॉर्मूले में डिग्री होती है ना हाईएस्ट पावर, चाहे 2 की हाईएस्ट पावर हो चाहे 5 की हाईएस्ट पावर हो, ठीक है, उस डिग्री से हमें पता चलता है नंबर आफ्टर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डिजिट्स आफ्टर, जितने डेसिमल होंगे, जैसे मान लीजिए इसकी जो डिग्री है 5 है, डिग्री जो है यानी पॉइंट के बाद 5 नंबर आएंगे, यानी पॉइंट के बाद 5 नंबर आएंगे। तो करके देखते हैं भैया, समझ आ गया आपको कैसे करना है, कुछ समझ आ गया, जरा करते हैं 125 पे सबसे फैक्टर करेंगे, तो 125 का फैक्टर करना भैया, देखो 5 5 8 5 से जाएगा, किससे आएगा, 5 to 10 1 के 2 कैरी 5 to 25, अब 5 5 जा 5 1 जा, तो देखो ये अब यहां पर हम कैसे लिख रहे हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इनटू 5 की पावर 1 इनटू 5 की पावर, भाई 2 है ही नहीं, लेकिन हमें तो भाई इस फॉर्म में चाहिए होता, तो 2 की पावर 0 लिख के दिखा रहा हूं, 2 की पावर 0 लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 वगैरह कुछ आता तब नहीं होता, तो भाई यस यस, तो हम लिखेंगे इट हैज 2 विद 5 to 3, तो हम लिखेंगे इट हैज डेसिमल, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अब यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे कौन बता सकता है, भाई पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे, ठीक है, विद 3 डिजिट्स, विद 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। कोई दिक्कत परेशान, कोई दिक्कत परेशान, समझ आ रहा है भाई, जितनी डिग्री होगी पॉइंट पे उतने नंबर आएंगे, जितनी डिग्री होगी पॉइंट पे उतने नंबर आएंगे, क्या कोई दिक्कत परेशान, क्या बच्चे उसकी वैल्यू आएगी। अब क्या अगर मैं 125 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, नहीं आएगा, समझ गए, समझ गए, तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब आप 2 लिखो या 2 into 1 लिखो, एक तो बात, 2 1 से 2 होता है, 2 की वैल्यू भी 2 होती है, मल्टीप्लाई में 1 से का कोई चेंज नहीं आता है, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो तो मुझे इस फॉर्म में दिखाता है इसलिए मैंने लिखा है, आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है बच्चे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो भैया हमने देखा कि 2 और 5 के रूप में था, तो ये तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और भैया इसकी डिग्री जो थी वो 3 थी, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, क्या कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ गया, ओके बहुत बढ़िया। अब एक बार हाँ जी क्लास, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, एक सेकेंड, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, क्या सभी को समझ आ रहा है, क्या सभी को समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, एक रैशनल नंबर है जो कि लोएस्ट फॉर्म में, मतलब उसको और डिवाइड नहीं करा जा सकता, उसको और डिवाइड नहीं करा जा सकता, हैज डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 into 5, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट डेसिमल एक्सपेंशन हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बोला है भैया हमारे पास एक रैशनल नंबर है जो कि अपने लोएस्ट फॉर्म में है, ये आपको जनरली एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, कोई काम है नहीं, जो कि अपने लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है, आपको बोला गया है कि उसका जो डेनोमिनेटर होगा, उसके डेनोमिनेटर का भैया, उसके डेनोमिनेटर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डी मतलब डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2 की पावर 3 into 5, 2 की पावर 3 into, तो हम एक बार डेनोमिनेटर निकालें, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, बट डेनोमिनेटर जो होगा 8 into 5 40 होगा, क्या होगा भाई, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके 40 है, इसका डिनोमिनेटर 40 है, उसका डिनोमिनेटर क्या है 40, की जरूरत नहीं है। अब आपको बोला है उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, हां डिजिट आफ्टर डेसिमल, डिजिट आफ्टर डेसिमल कितने आएंगे, और फिर एक्सप्लेन करो क्या करना है, एक्सप्लेन। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन
तो ये आप क्वेश्चन में दे रखा है, क्या आपको दिक्कत क्वेश्चन में? अब आपको इसका आंसर ही पता चल गया। भैया आपको बताना है डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर आएंगे। कैसे पता चला? डिग्री से पता चला। कैसे पता चला? डिग्री से। तो हम लिख देंगे आंसर, ये आंसर आपको ऐसे लिखना है, डिजिट्स, देयर आर 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। हम लिखेंगे देयर आर 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल, भाई डेसिमल के बाद 3 नंबर होंगे। डेसिमल के बाद कितने नंबर होंगे? 3 नंबर। ठीक है, वी नो दिस, वी नो अबाउट दिस, वी नो अबाउट दिस बाय द पावर, बाय द डिग्री ऑफ 2n into 5। हमें ये इसकी डिग्री से पता चला। किससे पता चला भैया? डिग्री। समझ आ रहा बच्चे? बहुत बढ़िया। आगे देखो, तो हमें इसकी डिग्री से पता चला भैया, इसकी डिग्री से पता चला इसके बारे में। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस आपको रीजनेबल आंसर है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इन दोनों क्वेश्चन से आपने एक चीज सीखी कि पहली बात, हम 2n into 5m वाले फॉर्मूले से ये पता लगा सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। उसकी डिग्री से हम ये भी बता सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, पॉइंट के कितने डिजिट्स। समझ आ गया? आगे हाँ जी क्लास, इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 12 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 और बट्टे में क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, जो कहते हैं ना कि समझने वाले क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन मजा आएगा भाई। क्वेश्चन को समझना, बस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं आपको। देखिए हाँ, क्वेश्चन में जो रखा वो लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या देखा, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। लाइक ए, आपको बोला गया ए जो है 7/12 है, ए जो है वो 7 भाई ये सब गिवन है आपको। ए जो है 7/12 है और बी जो है 5/6 है, एंड बी बराबर है 5/6 के। ठीक है, एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ। अब मुझे ए और बी को किस फॉर्म में लिखना है? मुझे लिखना है K1/m एंड K2/m। मुझे इन दोनों को इस फॉर्म में लिखना है। पहले से समझ आई? ए की वैल्यू दे रखी, बी की वैल्यू दे रखी, आपको बोला कुछ भी करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी प्लस करो, कुछ भी करो, बस इन दोनों को K1/m और K2/m की फॉर्म में लिख दो। कुछ भी करके इसको K1/m और K2/m की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, पहले इतना देखो, क्वेश्चन में बोला है कुछ भी करके इसको इस फॉर्म में लिखो। अब आगे, where K1 and K2 and m are integers। अब जहां पे भैया ये K1 K2 और m जो होंगे इंटीजर्स होंगे, मतलब ये कोई भैया वैल्यू प्लस वाला नेगेटिव नंबर, कुछ कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है। ठीक है बच्चे, अब आगे बोला गया है एक और केस दे रखा है, एक्सप्लेन व्हाई, वेट रुक जाओ, और K2 माइनस K1 जो होगा 6 से बड़ा होगा, K2 माइनस K1 जो होगा 6 से बड़ा होगा। ओके, बहुत सब एक और केस दे रखा है, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m। आप m का इस्तेमाल करके राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको m का इस्तेमाल करके a और b के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, 5 रैशनल नंबर ये बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन भैया। एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन K2 minus K1 is greater than n minus 1 necessary for such rational number between two rational number a and b using the method। अब आपको एक कंडीशन और बोल रखी है भैया, तो बोल गई थी आपको बोला गया था एक्सप्लेन व्हाई, ये भी बताओ कि K2 माइनस K1 n+1 से बड़ा होना चाहिए, ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में देखो। तो भाई देखो इधर देखिए सभी 1 2 3 4 5 ये 5 कंडीशन आपको दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है कि भैया ए आपको 7/12 दे रखा है, बी आपको 5/6 दे रखा है। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको इन दोनों को K1/m K2 और K2/m की फॉर्म में लिखना है। तीसरी कंडीशन क्या है, K2 माइनस K1 जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। आगे, और आपको फिर इसके बाद एक कंडीशन बनाने के बाद ए और बी के बीच 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। इसके बाद आपको K2 माइनस K1 जो है n+1 से बड़ा है, ये क्यों हुआ ये भी आपको दिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। समझ क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भैया देखो, एक एक चीज पकड़ो, उससे करते रहो, कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले आपको बोल रखा है ए जो है वो 7/12 है और बी जो है वो 5/6 है। मुझे इसको कैसे बनाना है, मुझे बनाना है इसको K1/m एंड K2/m, ऐसा बनाना है ना। अब कुछ भी कर सकता हूं मैं इनके साथ, ए के साथ कुछ भी कर सकता हूं, बी के साथ कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी प्लस करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करो, बट ऐसे बना दो।
अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या चीज दिखाई दे रही है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी डिनोमिनेटर m है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर m है। क्या m की अलग अलग वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। ये m तो एक ही होगा, m का मतलब m की जगह तो एक ही नंबर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि m की जगह 6 भी हो गया और m की जगह 12 भी हो गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम मुझे डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा भैया, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो जाएगा 10/12, 10/12। पहला हो गया 7/12, दूसरा हो गया 10/12। तो सबसे पहले यहां से मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई m बराबर हो गया और भैया k2 - p हो गया। तो इस वाली कंडीशन को तो मैंने कर दिया। मैं बोल सकता हूँ k1 जो है, मैं बोल सकता हूँ k1 जो है 7 है, k2 जो है वो 10 है और m जो है वो 12 है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया भाई? मैंने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, मैंने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब आगे एक बार कंडीशन और देखते हैं क्या ये सच है। अगर आगे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो सही होगा, वरना ये हम इसको और फेवरेबल करेंगे। आगे बोला गया है k2 - k1 6 से बड़ा होना चाहिए। मुझे अगली कंडीशन में बोल रखा है k2 - k1 6 से बड़ा होना चाहिए। तो उसको देखते हैं, अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो मेरे पास k1 k2 और m की पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो मेरे को और कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई k2 की जगह हमारा 10 माइनस k1 की जगह हमारा 7, 10 - 7 कितना होता है 3। क्या 6 से बड़ा है? तो मेरा ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करूं भाई, ऊपर और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि थोड़ा बड़ा नंबर बन जाए, ताकि थोड़ा बड़ा नंबर बन जाए। आप 2 से भी 2 से करेंगे तो इतना बड़ा नंबर नहीं बनेगा कि इन दोनों के बीच में ये 6 का डिफरेंस है। आप 5 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चे, यहाँ क्वेश्चन वेरी कर सकता है आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाकी आपको इन कंडीशन को फॉलो करना है बस। अब आपको घर जाना है, अब चाहे आप इस वाले ऐसे रास्ते जाओ, सीधे जाओ या ऐसे रास्ते घूम जाओ, वो मैटर नहीं करता, मंजिल हमारी सेम है। ठीक है, तो सेम वही कोई से मेथड करो, किससे मल्टीप्लाई करो, बस आपको वो जो है जो कंडीशन बोली गई है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कंडीशन बोली गई है वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करेंगे भैया, ए हमारा आ गया 7/12, बी हमारा आ गया था 10/12। तो भाई इसको चेंज नहीं करना, मेरे फाइनली जो डिनोमिनेटर सेम हुआ है। अब मैं ऊपर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। 7 × 21 = 12 × 36, 12 3 मतलब 10 से 30 = 12 से 36। तो अब मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास वैल्यू हो गई। अब ये देखो, अगर मैं k2 - k1 करूंगा, 30 में से 21 को माइनस करूंगा, तब मेरे पास 7 से बड़ा नंबर होगा। मेरे पास 9 आंसर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब ये हमारे पास सही वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हियर k1 जो हो जाएगा हमारे पास 21 हो जाएगा, k2 जो हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा और m जो हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। अब देखो, तो k2 - k1 करोगे ना तो वो आपका 6 से बड़ा ही आएगा। तो 30 में से 21 माइनस करोगे तो आपका 9 आएगा, जो 6 से बड़ा होगा। 6 से, तो भाई ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि m दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए और k2 - k1 6 से बड़ा होना चाहिए। वाली कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर ली। तो हमारे पास k1 k2 और m की वैल्यू आ गई। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था, एक बार दोबारा बताऊंगा, टेंशन ऑन। देखो दोबारा बताऊंगा, मुझे क्वेश्चन में बोला है ए दे रखा है 7/12, बी दे रखा है 5/6, बी दे रखा है 5/6। कुछ भी करो, कुछ भी करो भाई, ये दो कंडीशन दे रखी है आपको, इनको सेटिस्फाई करो। पहली कंडीशन है भैया k1/m और k2/m, और दूसरा बोल रखा है कि k2 - k1 जो होगा ना वो किससे बड़ा होगा 6 से। अब पहली कंडीशन में मुझे समझ आ रहा है कि भाई डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए। ठीक है बच्चे, पहली कंडीशन से समझ आ रहा है? हां भाई, जो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो पहले में मेरा काम था भाई इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10/12 आ गया, 10 में अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए भैया छोटे नंबर पे 10 में से 7 करूंगा, 6 से बड़ा नंबर नहीं आएगा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं 7/12 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 10/12 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हो जाएगा 21/36, ये हो जाएगा 30/36। इससे क्या होगा, जब मैं 36 में माइनस करूंगा 9 आ जाएगा, जो कि 6 से बड़ा होगा, जो 6 से बड़ा होगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हमने भैया ये दो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। फोर्थ कंडीशन में क्या बोला गया भैया, ए और बी के बीच 5 रेशनल नंबर निकालने, ए और बी के बीच 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ए हमारा क्या बन चुका है, ये भाई बड़ा अक्षर बन चुका है, पढ़ लिखते गौर से कहने पड़ गए, बड़ा अक्षर बन चुका है ये। तो 21/36 और ये बन चुका है अभी 30/36। ये क्या बन चुका है, क्या इसके बीच में आप 5 रेशनल नंबर नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से निकाल सकते हो। 21/36 से 30/36 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालने, कौन कौन से होंगे भैया? 22/36, 23/36, 24/36, 25/36 और 26/36। आ गया आंसर। क्या कोई दिक्कत थी? क्या कोई दिक्कत थी?
पहली कंडीशन में भैया डिनोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर सेम कर, दूसरी कंडीशन में भैया k2 - k1 6 से बड़ा होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दिया, तीसरी कंडीशन में 5 रैशनल नंबर निकाल के 5 रैशनल नंबर निकाल दिए। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि k2 - k1 n+1 से बड़ा क्यों होना चाहिए, तो उसको जरा समझाते हैं, देखो बच्चे। अब आपको बोला गया है कि k2 - k1 बड़ा n+1 से बड़ा क्यों होना चाहिए, तो 1 से बड़ा होना चाहिए ताकि उनके पीछे 5 नंबर निकल सके, ताकि उनके पीछे 5 नंबर निकल सके। हमने क्या लिखा था भैया, हम जब नंबर छोटा आता तो हम क्या मान लो आपको 6 रैशनल नंबर निकालने पड़ते थे, कितने रैशनल नंबर निकालने पड़ते थे, तो हम एक +1 वाला मेथड का इस्तेमाल करते ना, तो हम 6 + 1 से ऊपर से मल्टीप्लाई करते थे, तो वही वाला मेथड, ठीक है। तो लिखेंगे k2 - k1 is greater than n+1 because it is necessary to find n rational number between a and b, n rational number between a and b, ठीक है। तो ये जरूरी होता है रैशनल नंबर के बीच में निकालने के लिए, ठीक है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो शानी भैया। पांच पार्ट बोले गए थे, पहले को हमने करने के लिए भैया 2 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। दूसरे हमने क्या करा भैया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि k2 - k1 जो है वो 6 से बड़ा है, ठीक है। तीसरे कंडीशन में क्या करा हमने भैया, इन दोनों के पीछे 5 रैशनल नंबर निकाल दिए बहुत सारे से। चौथे पॉइंट में हमने क्या करा भैया, हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि भाई n+1 होना इसलिए जरूरी है ताकि उनके बीच में n नंबर, जितने भी नंबर दे रखे हैं वो निकाल सके, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस समझने का दिक्कत है, बच्चों को देख के डर जाता है, तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। आप इस वाले मेथड से करो भाई, जो भी चीजें बोल रखी हो ना उसको ऐसे लिख लो कि क्या क्या चीजें मुझे बोल रखी है। क्वेश्चन में जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन आए तो ऐसे हाफ्स में बना लो कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और इसको 1 बाय 1 करते रहो। सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बोलूं भाई मैथ का काम भी लिखो, इंग्लिश का काम भी लिखो, तुम सारे हाथ से लिख लोगे, नहीं करोगे। तुम मैं बोलो ए अभी इस समय तो मैथ का काम करूंगा ना, ठीक है। वैसा ही एक एक करके इस्तेमाल करो उसका, और एक एक करके आंसर में पहुंचो। समझ आ रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है भाई। 5 कंडीशन बोलेगी, 5 कंडीशन लिखी, एक एक करके सॉल्व कर दिया। क्या प्लस माइनस होता है, थोड़ा समझने की बारी आ गई, समझ आ गए, ओके। और स्टार्ट करते हैं भैया, लिखते हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर, ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भाई इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग समझ आया, क्वेश्चन में ट्रेडिंग समझ आया, बस क्वेश्चन 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन है, आपकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो आप भाई, थोड़ा जल्दी याद चलाना है, एक सेकंड देखिए आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है 3 रैशनल नंबर x y z, 3 रैशनल नंबर है आपके पास, 3 रैशनल नंबर है, x है, y है और z है। अब आपको बोला गया सेटिस्फाई x + y + z = 0 एंड xy + yz + zx = 0। अब आपको ये बोला गया ये सेटिस्फाई करो कि भैया सेटिस्फाई करना है, आपको सेटिस्फाई करना है कि x + y + z 0 के बराबर है, और जब मैं xy को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर अगर yz को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर zx को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0 के बराबर है, ठीक है। सो ऑल दीस रैशनल नंबर x y z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। आपको ये वाला कहने का मतलब ये आपको शो करना है कि x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है, ये शो करना है आपको। किस तरीके शो करेंगे देखते हैं। देखो बच्चे, हाँ भैया, तो क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है भाई, क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है कि x + y + z 0 है, x y y z और zx भी 0 है, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे 0 के बराबर आ रहा है। हमें ये प्रूफ करना है कि x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0। मुझे ये प्रूफ करना है कि हमारा x 0 है, y 0 है और z भी 0 है। इन तीनों को शो करना है। क्लियर? कैसे शो करने वाले इन तीनों को? सबसे पहले देखो बच्चे, क्या अगर भाई ये 3 नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, अगर 0 आ रहा है यहाँ पर, अगर 0 भाई देखो, अगर 2 नंबर होते तो मैं मानता, अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो मैं इस बात को मानता कि हाँ भाई एक प्लस का नंबर होगा और एक माइनस का नंबर होगा, तो आपस में कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। लेकिन 3 नंबर को प्लस करके 0 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मान लिया हो सकता है कि हमने माना यहाँ पे भैया प्लस का 5 था, यहाँ पे भी माइनस का, और यहाँ पे +5 -5 और यहाँ प्लस माइनस का 10 था, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस -5 या माइनस का 10 हो गया, प्लस माइनस का 10, अभी भी 0। मतलब ये कैटेगरी हो ही नहीं पाएगी कि 3 नंबर को प्लस करके 0 आए, 3 नंबर को प्लस करके 0 आए। एक बात हम ये मान लेते हैं कि ये हो भी जाए कि 3 नंबर को प्लस करके 0 आए, लेकिन इनके प्रोडक्ट को भी प्लस करके 0 आए, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे दिस कंडीशन
This condition only satisfy when x, y, and z all are zeros. So it's proved that x, y, and z are zeros. तो भैया हमने ये लिखा कि भैया ये वाली तो दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब x, y, z तीनों जीरो होंगे। भाई 0 0 0 0 आएगा, 0 0 को मल्टीप्लाई करो, 0 0 को मल्टीप्लाई करो, 0 0 को मल्टीप्लाई करो, तीनों को प्लस करके तभी 0 आएगा। तो तभी हो सकता है जब तीनों x, y, z तीनों जीरो हो। तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये प्रूफ करो शो दैट ऑल रैशनल नंबर, ये प्रूफ करो सारे के सारे रैशनल नंबर x, y, z 0 के बराबर है। तो मैंने लिखा भाई ये दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब x, y, z 0 होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई x, y, z तीनों रैशनल नंबर जो है वो 0। ठीक है, इसमें लिखने वाला काम था। क्या काम था भैया? लिखने वाला काम था। प्रैक्टिकल करके दिखाना था आपको, बस समझना था, लिखना था। भाई जैसी कंडीशन दे रखी है वो तो तभी होगा जब 0 होंगे, तो तभी देख होगा तब 0 होंगे। ठीक है बच्चे, ओके। एक बार घर पे आप अच्छे ट्राई करिएगा। बाकी कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब x, y, z 0 होंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आपका देंगे चैप्टर फिनिश। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ने बोला शो दैट the rational number a plus b upon में 2, बढ़िया क्वेश्चन है, lies between the rational number a and b, lie between a and b। देखो बच्चे, आपको ये शो करना है कि a और b a plus b upon में 2 a और b के बीच में लाई कर रहा है। आपको ये चीज शो करनी है। एक सेकंड बस। हाँ जी क्लास, अब आपको इसमें कंडीशन दे रखी है, आपको बोला है कि a प्लस बी अपॉन 2 है, a प्लस बी अपॉन 2। ये प्रूफ करो कि ये a और b के बीच में आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है कि a और b का आधा है तो इन दोनों के बीच में आता होगा, बट ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन अगर कुछ और भी है क्या बच्चे? a प्लस बी अपॉन 2, a और b को प्लस करके उनका आधा। ठीक है, समझ आ रहा है? मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 प्लस 20 अपॉन में 2। पता है ए और बी को कोई नंबर इमेजिन करके करा करो, काफी चीजें वैसे समझ आ जाती है। ठीक है, तो 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 का आधा कितना है? 15। तो इन दोनों के बीच में तो आ रहा है, इन दोनों के बीच में तो आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बोल रहा था, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे ये देखो। अभी आपको क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है समझ आ गया। अब प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए आपको एक मानना पड़ेगा केस 1। हमने माना केस, अरे रुक जाओ, केस 1 तो मान ले। अब केस 1 में हम क्या मानते हैं? केस 1 में मानते हैं कि हम ओके, हाँ जी देखिए, अब सबसे पहले हम एक केस इसमें अज्यूम करके चलते हैं। हम भैया अपनी तरफ से कुछ अज्यूम करके चलते हैं। हम यहाँ पे एक अज्यूम करते हैं, देखो भैया रेड पेन से लिख देता हूं, अज्यूम दैट मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है। मैं मान के चल रहा हूं और आपको इस चीज को आप पूरे क्वेश्चन में मान के चलना है, पहली चीज। ठीक है, हमने अज्यूम करा। अब इसके बाद मैं मानता हूं केस 1। तो केस 1 क्या हो जाएगा? ये ए जो है वो बी से बड़ा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? दोनों तरफ ए ऐड कर दूंगा, एडिंग ए बोथ साइड, एडिंग ए बोथ साइड, एडिंग ए बोथ साइड, दोनों को दोनों तरफ ए ऐड कर दूंगा। भाई मैंने आपको बताया था कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला फिनोमेना हो, आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हो, दोनों तरफ कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी डिवाइड कर सकते हो। शर्त क्या है? दोनों साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो a प्लस ए ग्रेटर देन b प्लस ए। ठीक है, a और a कितना हो जाएगा? 2a, और इसको मैं कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा? a प्लस b। ठीक है, a बड़ा हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b अपॉन, थोड़ा इस तरह एक सेकंड में थोड़ा सा इरेज करके साइड में लिखता हूं। देखो बच्चों, अब यहाँ पे इसके यहाँ लिखता हूं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2a बड़ा है a प्लस b से, तो अब ये 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस b अपॉन 2। तो ये हमारे पास वैल्यू है कि a प्लस b जो है ना वो a से छोटा है, a प्लस b अपॉन 2 a से छोटा है। अब एक केस और लेना पड़ेगा, केस 2। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एडिंग b बोथ साइड, एडिंग b, अब दोनों तरफ b को ऐड कर दो। तो ये देखो a बड़ा था b से, अब दोनों तरफ b को ऐड करना है, a प्लस b बड़ा है a b प्लस b से, तो यहाँ a प्लस b ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2b, पूरा मल्टीप्लाई वहां जाके a प्लस b अपॉन 2 बड़ा हो जाएगा b से, बड़ा हो जाएगा b से, यानी a प्लस b अपॉन 2 a से छोटा है, b से बड़ा है, a से छोटा है, b से बड़ा है। अब इसको पहले क्वेश्चन मान लो चाहो तो, इसको दूसरी क्वेश्चन मान लो। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं भाई देखो
किसे बोला गया था ए जो है ए प्लस बी से बड़ा है, ए प्लस बी अपॉन टू से बड़ा है, और दूसरे केस में बोला था ए प्लस बी जो है अपॉन में 2 वो बी से बड़ा। और जाओ एक सेकेंड, वो बी से बड़ा है, बी से बड़ा है, ठीक है भैया। अब ए और भैया ए से बी से बड़ी है, बी से बड़ी है और ए से छोटी है, तो भैया ऐसे इन दोनों के बीच में आएगा दिस शो दैट, तो हम इसको लिखेंगे भैया इससे शो होता है कि दोनों के बीच में लाई करता है, दिस शो दैट a plus b upon 2 lie between a and b, इससे शो करता है इन दोनों के बीच में लाई करती है। मतलब देखो पहली बात a बड़ी चीज है, a क्या है, b छोटी है। अब मैंने एक केस में दिखाया कि a प्लस b जो है ना a से छोटा है, a से भाई देखो इधर आओ, सबसे पहले एक बच्चा आ जाओ, माधव आओ जल्दी आओ फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब ऐसे करो सामने इधर हाथ देखो, अरे ऐसे जैसे मैंने करा वैसे करो। देखो ये मान लो ये a है, ये क्या है, ये b है। हमने क्या माना था, a जो है b से बड़ा है, a जो है b से बड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या कर शर्म आ रही, कोई बात नहीं। हमने माना था a जो है वो b से बड़ा है। अब मेरे पास पहले किस क्वेश्चन में क्या आया था, मेरे पे आया था a प्लस बी अपॉन में 2, a से छोटा है, a से छोटा है भैया, a है ना, a से छोटा है, a से a प्लस बी अपॉन 2 है, ये क्या है a प्लस बी अपॉन में 2, क्या भैया मार्कर से लिख दो, ये a है ये b है, a बड़ा है b छोटा है, b ये a प्लस बी अपॉन 2 है। पहले केस में क्या पता चला, a प्लस बी अपॉन 2 a से छोटा है, a से छोटा है। दूसरे केस में क्या पता चला, दूसरे केस में पता चला a प्लस बी अपॉन 2 जो है ना b से बड़ा है, b से, तो भाई ये जो है b से बड़ा है, इससे छोटा है, तो दोनों के बीच में तो आ रहा है, इन दोनों के बीच में तो आ रहा है, तो ये बहुत बड़े बात समझ आ रहा है। तो इन दोनों से मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी अपॉन 2 जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है। हमने भैया तीन चीज करी इसमें। सबसे पहली चीज हमने करनी भैया, हमने मान लिया a जो है b से बड़ा है, a जो है b से बड़ा है। सेकंड केस में क्या करा, दोनों तरफ a प्लस कर दिया। थर्ड केस में क्या करा, दोनों तरफ b ऐड कर दिया। इससे मेरे पास जो इक्वेशन आई, इससे मैंने भैया ये बता दिया, मेरे पास ये इक्वेशन आई, इससे मैंने बता दिया कि हां भाई a प्लस बी अपॉन 2 जो है a और b के बीच में लाई करेगा। क्या कोई दिक्कत परेशानी आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है। ओके आगे, हाँ जी अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम बता दूं। आपको पता है भैया देखो, रूट को वाले नंबर को नंबर लाइन पे करना आपको सिखा रखा है, नहीं सिखा रखा, और इसमें क्या काम आता है भैया, पाइथागोरस थ्योरम। क्या काम आता है आपको पता है भैया, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम में बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब यहां पे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑल द राइट एंगल्स इन फिगर 3.14 व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज द स्क्वायर। अब आपको यहां पे दे रखा है, देखो यहाँ पे आपको ये 1 यूनिट दे रखा है, ये 1 यूनिट दे रखा है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। अब सेम ऐसा दूसरा आ गया, आपको ऐसे स्पाइरल दे रखा है, इधर देखो ये 1 यूनिट है कि 1 यूनिट है, इसकी हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, ये वाली, इसकी हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, इन सभी ये वाली हाइपोटेनस, ये वाली हाइपोटेनस, ये वाली हाइपोटेनस, ये वाली हाइपोटेनस, इन सभी की हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंथ, हाइपोटेनस की लेंथ क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइपोटेनस की लेंथ। इसमें ये इसी में करते हैं, इसको समझा समझ आएगा। एक सेकंड, इधर देखो ये वाला क्वेश्चन इसी में देखना, ये वाला क्वेश्चन इसी में देखो क्लास। आपको बोल रखा है भैया हमारे पास एक स्पाइरल है, हमारे पास क्या है स्पाइरल। अब इन स्पाइरल में भैया देखो, क्या आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल का वो भी रखा भैया, एक सेकंड थोड़ा सा इलाज करते हैं। अब देखो, अब देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, है ना भाई। यहाँ पर अब यहाँ पर भी भाई अगर मैं इसकी बात करूं, एक सेकंड, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है बच्चे। अगर मैं अगले वाले की बात करूं तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा। नेक्स्ट, ये सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। हमें क्या निकालना है, हमें इन सब में हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो मैं सारी हाइपोटेनस को ब्लैक कलर से मार्क करूं तो भैया देखो, इसकी हाइपोटेनस ये है, इसकी हाइपोटेनस ये है, इसकी हाइपोटेनस ये है, ये वाली, ये वाली, ये सबकी हाइपोटेनस निकालनी है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, तो भाई अगर मैं पहले की बात करूं तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हाइपोटेनस निकालते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भाई यहां पे देखो बेस 1 है, बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो भाई हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा अंडर रूट बेस 1 है दे रखा है, 1 का स्क्वायर बनता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनता है, तो पहले की हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट 2, पहले की हाइपोटेनस अंडर रूट
ठीक है, अब सब में भैया अंडर रूट 3 होगी, 4 होगी, कैसे होगी बताता हूं। अब देखो एक सेकेंड, हाँ जी, तो आपको ये समझ आ रहा है, ये देखो ये आपको बेस दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, आपको सीधा क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये लगाना है आपको। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकल जाएगी, तो ठीक है, हाइपोटेनस भैया बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ पे 1, तो हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट 2, हाइपोटेनस अंडर रूट, ये पहले के लिए था। अब दूसरे के लिए करते हैं, मैं आपको 2-3 करके दिखाता हूं, बाकी सारे आप खुद करोगे, बाकी सारे आप खुद करोगे, ठीक है। एक सेकंड, अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला कुछ इस तरीके से बना हुआ है, सेकंड वाला कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, तो भाई ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। आपको हाइपोटेनस निकालना है, क्या निकालना है, तो भाई हाइपोटेनस किसके बराबर होती है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस, तो भैया हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा बेस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस हो जाएगा भैया 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट 3, कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, तो ये वाली कितनी आ जाएगी हाइपोटेनस अंडर रूट 3। अब जब मैं थर्ड वाले की बात करूंगा, अब जब थर्ड वाले की बात करूंगा, थर्ड वाला ट्रायंगल कैसा बन रहा है, थर्ड वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर है हमारा अंडर रूट 3, यहां पर हमारे पास 1, तो वही हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो हो जाएगा अंडर रूट 4, तो मैं इसको 2 भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ऐसे आपको सबके निकालना, क्या कोई दिक्कत तो नहीं, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाना, क्या कोई दिक्कत थी, बहुत बढ़िया, आज समझ आ गई क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया बच्चे, क्या बच्चे, बेटे यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर से रूट कट गया ना, लेकिन यहाँ पे हुआ बच्चे देखो अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 का 2 लिख सकते हो, क्लियर है, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे साइंस में टिश्यू या तो फोर्स, ठीक है, या तो टिश्यू वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं या तो फोर्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इन दोनों से एक चैप्टर करेंगे, ठीक है, बाकी ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। ओके बच्चों, ओके।